नमस्कार दोस्तों, क्या आप NISM 5A की तैयारी कर रहे हैं? तो आज का ये मॉक टेस्ट का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में आपको आज मैं 50 इम्पोर्टेंट NISM 5A रिलेटेड क्वेश्चंस, आंसर्स और उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन हिंदी में आपको समझाऊंगा। क्वेश्चंस तो इंग्लिश में रहेंगे, आंसर्स भी इंग्लिश में रहेंगे, बट मैं आपका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश वाले भी हैं और हिंदी वाले भी हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट इसमें दे रहे हैं आज को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और आपका अगर 40% से ज्यादा मार्क्स आ रहा है तो ये समझ जाइए कि आप एग्जाम्स के लिए एटलीस्ट तैयार हैं, है ना। आप एग्जाम के लिए तैयारी आपकी ठीक ठाक चल रही है, राइट। तो पेन एंड पेपर लेकर रेडी हो जाइए। हर क्वेश्चंस के लिए आपको एक पॉइंट मिलेगा, राइट। और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि 50वां जो क्वेश्चन है उसके बाद में मैं आपको कुछ और एग्जाम्स के लिए टिप्स भी देने वाला हूँ, राइट। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम रजनीश पांडे है और 20 साल से ज्यादा हो गया है मुझे बैंकिंग, फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हुए। और मैं एक एक्स बैंकर हूँ, काफी सारे मल्टीनेशनल बैंक और प्राइवेट बैंक्स में एज अ ब्रांच मैनेजर काम कर चुका हूँ। उसके बाद मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया। तो मैं बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनके हेल्प और सपोर्ट के लिए वीडियोस बनाता हूँ, मेजरली बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए और उनके एग्जाम रिलेटेड। तो चलिए बिना किसी डिले करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। NISM 5A मॉक टेस्ट के 50 क्वेश्चंस और आंसर्स का हिंदी में एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन। अब देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा मॉक टेस्ट क्वेश्चंस और आंसर्स। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज तो जान लीजिए कि NISM एग्जाम में 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आपको 50 क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आपको एग्जाम में पास करने के लिए 50 क्वेश्चंस ही चाहिए। और 50 क्वेश्चंस का आंसर आपका अगर सही हो गया तो आप बेफिक्र NISM सर्टिफाइड हो गए। NISM 5 का एग्जाम के लिए आपका दरवाजा ग्रीन हो गया, मतलब खुल गया। और आप अगर बैंकिंग के स्टूडेंट है, फाइनेंशियल सेक्टर में आप अगर काम कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम आप दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा। आज के ये क्वेश्चन सारे के सारे चैप्टर 1 और 12 लेकर के स्टार्ट है। तो ये ध्यान रखिए कि आपका अपना आंसर नोट करिए। आप अपना नोटबुक में पहले खुद आंसर सोचिए, फिर सॉल्यूशन देखिए और एंड में अपना स्कोर कैलकुलेट करते रहिए, ठीक है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आज का ये आपका मार्क्स का कैलकुलेशंस होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर बनता है आपका, ठीक है। तो रेडी, लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? द राइज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम विच erodes द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज नोन एज। इसमें ये पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में, चार जो ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो ये गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है इसको अगर राइज हो जाता है तो परचेजिंग पावर में इसका इफेक्ट पड़ता है, मतलब परचेजिंग पावर उसका खा लेता है, किसी भी इन्वेस्टर का या इंसान का या कंज्यूमर का, कुछ भी सोच लीजिए, ठीक है। तो चलिए बताइए। बहुत इजी इसका आंसर है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, चलिए सही आंसर, तो करेक्ट आंसर इज बी, इन्फ्लेशन, राइट। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देता हूं। इन्फ्लेशन refers to the general increase in price. It means you to need more money in the future to buy the same things you can buy today. मतलब आप अगर, इसका सीधा मतलब है कि इन्फ्लेशन का महंगाई, समय के साथ चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। आप देखोगे आज से 5 साल पहले को आपको जो आलू का रेट था वो आज थोड़ा सा बड़ा मिलता है। इसी तरह से चावल का रेट बड़ा मिलेगा। इसी तरह से आपको पेट्रोल देख लीजिए, राइट। अगर आज 1 लीटर पेट्रोल 100 का है और 6% इन्फ्लेशन हो गया तो अगले साल वही पेट्रोल 106 का मिलेगा। इसका मतलब इन्फ्लेशन 6% के हिसाब से राइज कर गया, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा।
चलिए आगे चलते हैं। The process of spreading an investor's money across different asset categories like equity, debt and gold is called. अब देखिए, मैं ये क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूं ना, ये हर चैप्टर से है, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर के रिलेटेड भी आपको अगर थोड़ा भी समझ में आता होगा कि हाँ ये इस रिलेटेड है, तो मैं इस कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चंस काफी ढूंढ के बनाता हूं आप लोगों के लिए। तो चलिए बताइए फटाफट, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे? द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग मतलब होता है फैलाना। तो इन्वेस्टर की मनी को अलग अलग फैलाने का जो कैटेगरी है, चाहे वो इक्विटी में डालना या डेप्ट में डालना या फिर गोल्ड में डालना, उसको क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है। चलिए बताइए करेक्ट आंसर नोट करके फटाफट। द करेक्ट आंसर इज एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का क्या होता है मतलब, अब आपको मैं एक्सप्लेनेशन से समझा देता हूं। Asset allocation is a strategy to balance risk and reward by adjusting the percentage of each asset in an investment portfolio। मतलब एक इंसान के जो पोर्टफोलियो में उस अलग अलग तरीके से चाहिए, जैसे मान लीजिए कितना म्यूचुअल फंड होना चाहिए, कितना आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, कितना आपका एफडी होना चाहिए, कितना आपका एसआईपी होता है, या इस चीजों को लेकर के, चाहे वो इक्विटी में हो, डेट में हो, गोल्ड, वो डिफरेंट टाइप के एसेट क्लासेस है। तो जैसा जैसा अगर इंसान का जो रिस्क एपेटाइट होता है या फिर जिस लाइफ स्टेज में है, उसके हिसाब से उसको वो एसेट एलोकेशन अपना बना सकता है या फिर उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। सो अपने पूरे पैसे को, सिंपल में तरीके से समझते हैं, अपने पूरे पैसे को अलग अलग जगह एसेट्स में, हिस्सों में बांटना या बांट देना को बोलते हैं एसेट एलोकेशन। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया। एग्जाम्पल जैसे 60% पैसा शेयर्स में अगर लगा सकते हैं और 40% पैसा आपका जो है, मान लीजिए एफडी में है या डेट में है, कुछ का भी अगर आपके पास 100 रुपया है, तो आपका डिफरेंट टाइप का एसेट एलोकेशन कितना हो गया? दो तरह का हो गया, एक इक्विटी में चला गया, एक आपका डेट में चला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या पूछ रहा है? Which asset classes represent ownership in a business and it's historically known to beat the inflation over the long term? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, सारे के सारे लेटेस्ट बुक के हिसाब से है। तो आप अगर पुराने बुक के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें बहुत सारा चीज नहीं मिलेगा, तो इसलिए आज का ये वीडियो जो है ये लेटेस्ट वाले बुक से मैंने बनाया है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा। आउट ऑफ 4 ऑप्शंस कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है? द करेक्ट आंसर इज बी, इक्विटी। अब यहाँ क्या बता रहा है आपको, जरा एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है? इक्विटी मींस बाइंग शेयर्स इन अ कंपनी। अब ये जानते हैं हम इक्विटी का मतलब, चाहे मान लीजिए रिलायंस का खरीद रहे हैं, चाहे बाटा का खरीद रहे हैं, चाहे किसी भी कंपनी का खरीद रहे हैं, जैसे एग्जांपल आपको दे रहा हूं, चाहे वो टाटा का खरीद रहे हैं, किसी का भी। सिंस यू बिकम अ पार्ट ओनर यू बेनिफिट फ्रॉम द कंपनीज ग्रोथ। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, ग्रोथ मिलेगा, तो आपको उसका फायदा मिलते रहता है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड है। इक्विटी का मतलब है किसी भी कंपनी के शेयर्स का खरीदना, लॉन्ग टर्म में महंगाई से ज्यादा रिटर्न देता है। अब देखिए ये मान लीजिए, अगर बहुत सारे लोग देखिए शेयर मार्केट में क्यों पैसा लगाते हैं, इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, अब इक्विटी में लगाया, आज मान लीजिए 10 साल 20 साल का अगर आपका पैसा लगा हुआ है, तो आप करोड़ों 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 में आपका पोर्टफोलियो बन सकता है, ठीक है। अगर आपने 10 साल पहले किसी भी अच्छी कंपनी के शेयर्स लिए होते, तो उनका फायदा आज इन्फ्लेशन से कई गुना ज्यादा बढ़ता है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4 क्या बोलता है? रियल रिटर्न ऑफ रिटर्न इज कैलकुलेटेड बाय एडजस्टिंग अ नॉमिनल रिटर्न ऑफ या फॉर डैश। इसमें 4 ऑप्शंस बता रहा है। रियल रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं? टैक्सेस, एक्सपेंसेस, इन्फ्लेशन या डिविडेंड्स? चलिए बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर इज सी। देखिए आपका एक्सप्लेनेशन समझा देता हूं आपको। इट इज एक्चुअल रिटर्न टू गेट आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज में आपको लाभ हुआ है, लेकिन इन्फ्लेशन ही उसमें 6% का हो गया, और इन्फ्लेशन आपको महंगा, उसमें जो कमाई हुई है 6%, तो आपका क्या हुआ? कमाई इन्फ्लेशन खा गया, ठीक है। तो नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन रेट जो है वो आपका रियल रिटर्न होता है। तो नॉमिनल रिटर्न में से महंगाई जो इन्फ्लेशन होता है को घटाने के बाद जो बचता है, उसी को हम लोग रियल रिटर्न बोलते हैं।
है ना। जैसे मान लीजिए एफडी में 7% मिला और महंगाई दर बढ़ी 6% के हिसाब से, तो आपका रियल रिटर्न कितना हो गया? 1%। बहुत सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूं ताकि आपका बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये बोलते हैं रिटर्न। रियल रिटर्न जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपया कहीं लगाया और आपको 7% का रिटर्न मिलता है, तो 100 रुपया मतलब 107 हो गया। लेकिन वहीं आपका महंगाई की दर जो है वो 6% के हिसाब से बढ़ा है, तो उसमें माइनस करेंगे अगर हिसाब से, तो 7 से 6 को माइनस कर दीजिए, तो इसका मतलब 1% का रियल रिटर्न आपको वो जो एसेट क्लास आपको कमाई करके दिया है, ठीक है। चलिए अब नंबर 5 क्या बोल रहा है? अ म्यूचुअल फंड स्कीम दैट इज अलाउज ओपन फॉर परचेज एंड रिडेम्पशन इज कॉल्ड एन। म्यूचुअल फंड का वो स्कीम जो ओपन परचेज एंड रिडेम्पशन के लिए होता है उसको कौन सा बोलते हैं? ये सवाल तो बड़ा इजी वाला है। चलिए बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इंटरवल फंड या इंडेक्स फंड? फटाफट बताइए क्या होगा नंबर 5 का आंसर। नंबर 5 का आंसर है ओए ओपन एंडेड फंड। अब देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ओपन एंडेड फंड वो फंड को बोलते हैं जिसमें इन्वेस्टर टू एंटर बाय या एग्जिट, जिसको सेल बोलते हैं, एट एनी टाइम बेस्ड ऑन द करंट एसेट्स या नेट एसेट्स वैल्यू, राइट, एनएवी जिसको बोलते हैं। अगर अगर मैं आपको और इजी शब्दों में समझाना चाहता हूं, ओपन एंडेड स्कीम में आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं, इसी को बोलते हैं ओपन एंडेड स्कीम। देखिए कंफ्यूज मत हो जाइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे करते सर बहुत ही ज्यादा टेक्निकल चीज है NISM 5A का एग्जाम। नहीं, टेक्निकल नहीं है, चीजों को आसानी से समझने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है। तो आप बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को इंग्लिश बहुत सारे टेक्निकल ये वो दिस दैट करके समझाते हैं, लेकिन मेरा ये ऑब्जेक्टिव है इस चैनल के माध्यम से कि मैं जितने भी स्टूडेंट्स को बताऊंगा समझाऊंगा, ये जो बैंकिंग फाइनेंशियल के बहुत टेक्निकल सारी चीजें हैं, जितना भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है उसको मैं आसान शब्दों में बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 6 क्या बोल रहा है? एज पर सेबी अ मल्टी कैप फंड must invest at least dash percentage of its total assets in equity and equity related instruments। अब सेबी के अनुसार मल्टी कैप फंड जो होती है वो अपना इन्वेस्टमेंट कितना प्रतिशत टोटल एसेट्स में इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकती है, सेबी के हिसाब से पूछ रहा है आपको। चलिए बताइए क्या ऑप्शन होगा, ए, बी या सी या डी? द करेक्ट आंसर इज बी, 75%। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या है। मल्टी कैप फंड्स मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 75% इन इक्विटी विथ एटलीस्ट 25% ईच इन लार्ज, मीडियम या स्मॉल कैप स्टॉक्स में। मल्टी कैप का जो फंड्स है जो कम से कम 75 पैसा का शेयर जो है लगाना जरूरी होता है। ये किसके हिसाब से? सेबी के हिसाब से, जिसमें लार्ज, मीडियम और स्मॉल कैप तीनों में से 25% का होना चाहिए। मान लीजिए एक एग्जांपल के जरिए से आपको बताता हूं, एक फंड 100 रुपए में से 25 रिलायंस लार्ज कैप हो गया, 25 किसी मीडियम कंपनी और 25 किसी छोटी कंपनी में लगाएगा। ये सेबी के हिसाब से ये आपका नियम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 7 क्या बोल रहा है? डैश आर म्यूचुअल फंड स्कीम्स दैट ट्रैक अ स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स एंड हैव लो रनिंग कॉस्ट्स। अब यहां पूछ रहा है कि कुछ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स के ऐसे स्कीम है जो कि मार्केट के हिसाब से स्पेसिफिक इंडेक्स एंड लो रनिंग कॉस्ट होते हैं। ऐसे कौन से फंड्स होते हैं? एक्टिव फंड्स, पैसिव फंड्स, इंडेक्स फंड्स, सेक्टर फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स? अब बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कौन सा फंड हो सकता है? इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िए ठीक से, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए द करेक्ट आंसर इज, मैं आपको बता देता हूं, द करेक्ट आंसर इज बी, राइट। देखिए क्या बोल रहा है बी में, पैसिव फंड्स निफ्टी के सेंसेक्स का नकल होता है। जैसे मान लीजिए जैसे जैसे निफ्टी बढ़ता घटता है उसी चीज को हिसाब से दर्शाता है। तो पैसिव फंड्स इज लाइक इंडेक्स फंड, सिंपली कॉपी पोर्टफोलियो ऑफ एन इंडेक्स सिंस नो एक्सपर्ट डिसीजन इज रिक्वायर्ड। जैसे जैसे निफ्टी का थर्मामीटर आगे ऊपर नीचे होता रहेगा, इसीलिए उसका जो फीस है वो भी
लो होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 8 क्या बोलता है? बोल रहा है क्वेश्चन, अ फंड दैट इन्वेस्ट इन एट लीस्ट 3 एसेट क्लासेस विद अ मिनिमम ऑफ 10% इन ईच कॉल्ड अ डैश। अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए अच्छा से समझिए क्या बोल रहा है। एक फंड ऐसा है जिसमें एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस और जिसमें कि मिनिमम 10% होना है, उस तरह के फंड को क्या बोलते हैं? बैलेंस एडवांटेज फंड बोलते हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बोलते हैं, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड बोलते हैं, या आर्बिट्राज फंड बोलते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए ये वर्ड्स या टर्म्स आपको समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। मैं आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मेरा ऐसे आप प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो पुराने वीडियोस हैं जिसमें टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज बना रहा है, बट मैं आपको आने वाले वीडियो में कुछ एक और टर्म्स वाले वीडियो भी लाने वाला हूँ, जहाँ की कुछ कुछ चीजें मेरे स्टूडेंट्स कुछ कमेंट किए हैं कि हाँ उनको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज मल्टी एसेट। मल्टी का मतलब ही है अलग अलग, है ना। यहाँ पे 3 एसेट क्लास बोल रहा है तो मल्टी एसेट, राइट। इस स्कीम में कम से कम 3 कैटेगरीज होती हैं, जैसे इक्विटी, डेट और गोल्ड में। जैसे मान ली 10%, 10 में पैसा लगाना होता है, जैसे राइट। तो एक ही फंड से आपको शेयर्स, बॉन्ड और गोल्ड दोनों या तीनों का फायदा अगर हो जाता है, राइट, तो इसलिए बोलते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये देखिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 9। नंबर 9 क्या बोल रहा है देखिए, इन द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडियन म्यूचुअल फंड द डैश इज द मेन पर्सन और एंटिटी बिहाइंड द बिजनेस। अब ये बोल रहा है कि इंडियन म्यूचुअल फंड जो स्ट्रक्चर है, इसमें कौन ऐसा व्यक्ति है या ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस के पीछे से रह करके काम करता है? ट्रस्टी, रजिस्ट्रार, कस्टोडियन या स्पॉन्सर? देखिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। आप अगर बुक पढ़ते हैं तो ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और नहीं तो फिर मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करते रहिए, वहां पे एक्सप्लेनेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए बताइए। द करेक्ट आंसर इज डी, स्पॉन्सर। अब देखिए उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या है। अ स्पॉन्सर इज लाइक अ प्रोमोटर हु स्टार्ट्स द म्यूचुअल फंड एंड गेट इट्स रजिस्टर्ड विद सेबी। स्पॉन्सर वो कंपनी या बैंक होता है जो म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करता है, जैसे एग्जांपल के तरीके से एसबीआई बैंक, एसबीआई म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 10, who is responsible for holding the securities or assets of a mutual fund in safe custody? A, B, C या D? यहाँ पूछ रहा है कि कौन ऐसा रिस्पॉन्सिबल इन चारों में से है जो कि म्यूचुअल फंड की सेफ कस्टडी रखता है? एएमसी या ट्रस्टीज या कस्टोडियन या आरटीए एजेंट्स जो होते हैं, या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स? द करेक्ट आंसर इज सी। क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, एक्सप्लेनेशन समझते हैं। कस्टोडियन, कस्टोडियन कौन होते हैं? कस्टोडियन मतलब सिंपल, जिनके निगरानी में ये सब सारा चीज रखा जाता है, ठीक है ना, वो होल्ड करते हैं। कीप्स द शेयर्स एंड बॉन्ड्स बॉट बाय द फंड एंड सेफ एंड हैंडल्स द डिलीवरी ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन। जब भी खरीद बिक्री होती है तो उनका वो डिलीवरी भी करते हैं। कस्टोडियन का काम म्यूचुअल फंड के शेयर्स और बॉन्ड्स को सेफ रखना होता है, ये याद रखिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तरीके से आपको बताता हूं, जैसे बैंक का लॉकर आपको सोना सेफ रखता है ना, ठीक उसी तरह से कस्टोडियन का काम होता है म्यूचुअल फंड के एसेट्स को सेफ रखना। चलिए आगे चलते हैं नंबर 11 पे। अब क्या बोल रहा है, एटलीस्ट डैश ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कंपनी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं जो ना आपको पहले मिला ही नहीं होगा, या फिर आपको जब आप एग्जाम देंगे तो रिपीटेटिव बेसिस पे आता है, ठीक है ना। अभी बहुत सारा पैटर्न चेंज हुआ है एनआईएसएम में, राइट, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके। 1/3, हाफ, 2/3 या ऑल, कौन सा आंसर करेक्ट होगा बताइए। द करेक्ट आंसर इज सी, 2/3। इन्वेस्टर के फायदे के लिए 2/3 ट्रस्टी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब उनका स्पॉन्सर से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए स्पेशल में लिख रहा है
टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट होना करने के लिए सेबी का ये मैंडेट है कि 2/3 ऑफ द ट्रस्टी मस्ट बी ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पॉन्सर। अगर 12 डायरेक्टर हैं तो उसमें से 8 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, सोच लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 12, विच ऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स एज अ प्राइमरी रेगुलेटर फॉर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, बताइए क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज नंबर ए, सेबी। सेबी इंडिया में म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्थान है। सेबी रूल्स बनाती है और म्यूचुअल फंड कितनी फीस चार्ज करेगा या फिर चार्ज ले सकता है, ठीक है। ये किस लिए किया जाता है? ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए नंबर 13 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए, डैश इज अ वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम ऑफ सेबी फॉर इन्वेस्टर। देखिए ये क्वेश्चंस आता है बार बार, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। एम्फी पोर्टल, स्कोर्स, एनएससी ऑनलाइन या केआरए कनेक्ट, कौन सा होगा आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, स्कोर्स, है ना। अगर कोई इन्वेस्टर को शिकायत है, मतलब किसी भी तरह की कंप्लेन अगर करना है, तो म्यूचुअल फंड या इंडिविजुअल्स को ट्रैक कैसे करते हैं? वो ऑनलाइन ट्रैक करते हैं। तो स्कोर्स वो पोर्टल सोच लीजिए एक वेबसाइट की तरह है। आप जाके अपने गूगल में चेक भी कर सकते हैं स्कोर्स के बारे में, ठीक है ना। अगर किसी को रिडेम्पशन पैसे या लेट हो रहा है या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वो स्कोर्स पर जाके कंप्लेन कर सकता है, वो मतलब इन्वेस्टर। अब क्या बोल रहा है? 14, कैन अ म्यूचुअल फंड एडवर्टाइजमेंट फीचर अ सेलिब्रिटी। क्या म्यूचुअल फंड का जो एडवर्टाइजमेंट है किसी भी सेलिब्रिटी को ला सकता है? ए, यस बोल रहा है। बी, यस बट ओनली फॉर एनएफओज। नो बोल रहा है, नो, सेलिब्रिटी इज नॉट अलाउड। यस, फॉर इंडस्ट्री लेवल अवेयरनेस ओनली। अब इन चारों में से कौन सा सही है, बताइए। द करेक्ट आंसर इज डी, यस फॉर इंडस्ट्री लेवल अवेयरनेस। मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब म्यूचुअल फंड को प्रमोट नहीं कर रहा है, वो इंडस्ट्री के लेवल से अवेयरनेस करने का काम कर रहा है, राइट। सेलिब्रिटीज कैन नॉट प्रोमोट अ स्पेसिफिक स्कीम। मतलब क्या कर रहा है, म्यूचुअल फंड सही है ये वो बोलता। आप देखो टीवी में भी देखते होगे, इस तरह के ऐड बहुत सारे आते हैं, राइट। सेलिब्रिटी किसी खास म्यूचुअल फंड के स्कीम की ऐड नहीं कर सकते, पर म्यूचुअल फंड सही है जिसमें जनरल कैंपेनिंग होता है कि भाई उसमें पैसा लगाना है या आप लगा सकते हैं, अच्छा है, तो इस तरह का अवेयरनेस बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर डी होगा। नंबर 15, which document is essentially a summary of SID and SAI and is mandatory attached to the application form। एप्लीकेशन फॉर्म यहां बोल रहा है म्यूचुअल फंड के स्कीम का, जो फंड का स्कीम होता है उसका एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सा ऐसा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो होना चाहिए। अब देखिए क्या क्या ऑप्शन है, फंड फैक्ट शीट, एनुअल रिपोर्ट, किम या ट्रस्ट डीड। चलिए बताइए कौन सा आंसर सही होगा। द करेक्ट आंसर इज किम, KIM, किम, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या बोलता है, किम कंटेन्स एसेंशियल पॉइंट्स ऑफ द स्कीम दैट एन इन्वेस्टर नीड्स टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग। अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ठीक है ना। आप अगर बैंकिंग में जा रहे हैं, जहां मान लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। किम वो छोटा सा डॉक्यूमेंट है जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ होता है और जिसमें स्कीम की छोटी मोटी बहुत सारी जानकारियां, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां बिल्कुल दी जाती है, राइट। जैसे मूवी का, जैसे मान लीजिए आप ट्रेलर देखते हो ना, कि पूरी मूवी का एक समरी बता दिया जाता है, उसी तरह से ये किम होता है, ठीक है। याद रखे, याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब एग्जाम में मत लिख देना कि भाई मूवी बोला था, नहीं, ये एक एग्जाम्पल की तरफ से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नंबर 16, द रिस्कोमीटर हैज डैश लेवल ऑफ रिस्क टू द प्रिंसिपल इन्वेस्टर। अब ये देखिए, ये तो आप अगर किताब थोड़ा सा ही पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल बता देंगे। म्यूचुअल फंड का जो रिस्कोमीटर होता है उसमें कितने लेवल ऑफ रिस्क होते हैं प्रिंसिपल इन्वेस्टर के हिसाब से, 3, 5, 6 या 8। द करेक्ट आंसर इज सी, 6, राइट।
रिस्कोमीटर क्या होता है? एक कैटेगरी बताता है कि भाई ये पर्टिकुलर स्कीम जो है हाई है या लो है या वेरी हाई है ना? एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव, एक पिक्चर के तरीके से आपको समझाएं। देखिए अगर घड़ी, एक आपको एक माने घड़ी टाइप का चीज होता है, उसमें बताया जाता है। ठीक है, रिस्कोमीटर पर 6 लेवल होते हैं, है ना, दिखाया जाता है। अब क्या बोल रहा है? 17, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अर्न रेवेन्यू प्राइमरली थ्रू, म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर है उसको प्राइमरली कहाँ कहाँ से रेवेन्यू मिलता है? अपफ्रंट, ट्रेल, एडवाइजरी फीस या ट्रांजैक्शन चार्जेस फ्रॉम सेबी। चलिए बताइए क्या करेक्ट आंसर है? द करेक्ट आंसर इज ट्रेल कमीशन। याद रखिएगा, ट्रेल कमीशन मिलता है। ट्रेल कमीशन एज पर सेबी क्या बोला है? फुल ट्रेल मॉडल, मीनिंग क्या होती है इसकी? डिस्ट्रीब्यूटर्स आर पेड एज अ परसेंटेज ऑफ द एसेट्स दे मैनेज ओवर टाइम, राइट? जितना भी उसका पोर्टफोलियो धीरे धीरे उस डिस्ट्रीब्यूटर का बनते जाएगा, उसके बेसिस पे जितने भी उनको मान लीजिए एसआईपी कर रखा है तो उस पर कमीशन, या म्यूचुअल फंड कर रखा है तो उस पर जो कमीशन आता रहेगा वो ट्रेल कमीशन के हिसाब से आता रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर को अब सिर्फ ट्रेल कमीशन मिलता है। पहले देखिए, याद रखिएगा, अलग से तरह मिलता था, लेकिन अब सिर्फ ट्रेल कमीशन मिलता है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर का पैसा कितने समय तक फंड में रहता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड वाले को बिल्कुल बोलना है कि भैया तुम इस पैसा का रखो, नहीं तो आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, या 2 बार 4 बार मिलके खत्म हो जाएगा, राइट? अगर इन्वेस्टर ने 1 लाख लगाया है तो हर साल जब तक वो पैसा उस फंड में लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर को वो कमीशन मिलते रहता है। इसी का नाम है ट्रेल कमीशन। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 18, अब क्या पूछ रहा है? डैश इज अ यूनिक नंबर अलॉटेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स हु आर एंगेज्ड इन सेल्स। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एम्प्लॉय हैं और किसी भी बैंक या मान लीजिए म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको क्या एक यूनिक नंबर अलॉटमेंट होता है कि जो आप सेल्स करते वक्त यूज करेंगे, राइट? एआरएन, पैन, यूआईएन या पिन, क्या बोलते हैं उसको? द करेक्ट आंसर इज सी, यूआईएन। यूआईएन वो नंबर होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एम्प्लॉइज को मिलता है, ताकि पता चल सके कि किसने कितना स्कीम बेचा है। ये यूआईएन नंबर आपको एनआईएसएम का जब एग्जाम पास कर लेंगे तो आपको मिलेगा, है ना, राइट? ये इसलिए भी किया जाता है ताकि आप एक मिस सेलिंग नहीं कर पाए। जबकि मान लीजिए कस्टमर अगर बोला कि भाई ये स्कीम कौन बेचा है, किसको बेचा है, तो आपको वो जो कंपनी है या फिर आपका जो सेबी है आपको ट्रैक कर सकता है कि ये किसने बेचा है। 19, the process of valuing each security in investment portfolio at its current market value is called द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग। वैल्यू का मतलब होता है उसका एक मूल्य निकालना, जो है सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो का करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये कौन करता है, या वैल्यूएशन कौन है, उसका वैल्यू को क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू बोलते हैं, मार्क टू मार्केट बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं, या डिस्काउंटिंग बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज बी, मार्क टू मार्केट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मार्क टू मार्केट इंश्योर्स एनएवी रिफ्लेक्ट्स द ट्रू करंट वर्थ ऑफ द फंड्स एसेट्स एवरी डे। हर रोज सिक्योरिटीज या शेयर्स हो गया या बॉन्ड्स हो गया कि मार्केट की कीमत के हिसाब से फंड की वैल्यू निकालने को मार्क टू मार्केट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 20, फॉर डैश स्कीम्स द एनएवी मस्ट बी कैलकुलेटेड अप टू एट लीस्ट 4 डेसिमल प्लेसेस। अब क्या बोल रहा है? इसमें 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही है? लिक्विड फंड्स एंड डेट फंड्स, बैलेंस फंड्स, इक्विटी फंड्स, इंडेक्स फंड्स। बताइए क्या आंसर करेक्ट होगा? द करेक्ट आंसर इज ए, लिक्विड फंड्स या डेट फंड्स। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जरा। क्या बोल रहा है? लिक्विड एंड डेट फंड्स रिक्वायर मोर प्रिसिशन ड्यू टू लो वोलेटिलिटी एंड शॉर्ट टर्म मूवमेंट। क्योंकि लिक्विड फंड में आप देखो कि वो पैसा होता है बहुत स्लो मूवमेंट करते हैं ना, तो उनकी एनएवी भी हमेशा 4 डेसिमल तक निकाली जाती है, या इस प्रेसिशन के, जैसे मान लीजिए 10.1234, है ना, इस तरह का चीज निकाला जाएगा। Number 21, long-term capital gains या LTCG for equity-oriented funds is applicable if the holding period is more than dash months. तो long-term capital gains इक्विटी ओरिएंटेड फंड में क्या पूछ रहा है? एप्लीकेबल होगा
अगर वो जो होल्डिंग पीरियड है, मतलब जितने दिन के लिए वो फंड रखा जा रहा है जिसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है इन्वेस्टर, कितना दिन का होना चाहिए? 6 मंथ्स का होना चाहिए, 12 महीना का होना चाहिए, 24 महीना का, या 36 महीने का, 36 मंथ्स? चलिए बताइए क्या करेक्ट आंसर है? द करेक्ट आंसर इज बी, 12 मंथ्स। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इक्विटी फंड्स, याद रखिएगा, इक्विटी फंड्स आर कंसीडर लॉन्ग टर्म इफ हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर या 12 महीना। इक्विटी फंड्स में 1 साल से ज्यादा पैसा रखने पर या होने वाले को फायदे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। अब नंबर 22 क्या बोल रहा है? एज पर न्यू टैक्स पोस्ट जुलाई 2024 द रेट the tax rate of LTCG on equity funds, equity oriented mutual funds above 1.25 lakhs is exempted is dash। मतलब पहले जो जुलाई 2024 के पहले जो टैक्स रेट था LTCG में अबव 1.25 lakhs में कुछ एग्जेम्पशन था क्या, ये पूछ रहा है। 10%, 12.5, 15% या 20%? क्या करेक्ट आंसर है? The correct answer is B, 12.5%. अब देखिए एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं। For units redeemed on or after July 23, 2024, the LTCG rate is 12.5% on gains exceeding 1.25 lakhs in a year. अब 23 में क्या बोल रहा है? Under the old tax regime, investment in ELSS, right, scheme tax of offer tax deduction under section dash of the Income Tax Act। अब ए, बी, सी, डी, ये चारों सेक्शन है, इसके हिसाब से कौन सा सही बैठेगा बताइए? द करेक्ट आंसर इज, टैक्स रिलेशन के साथ पूछ रहा है, बताइए कौन सा होगा इनकम टैक्स के हिसाब से? ज्यादा कठिन सवाल तो नहीं है। द करेक्ट आंसर इज डी, एटीसी, राइट। ईएलएस स्कीम में ऐसा मतलब बोला जाता है कि पैसा लगाने पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है, राइट। अगर किसी की इनकम 10 लाख है और उनसे 1.5 लाख ईएलएसएस में लगाया गया है तो सिर्फ 8.5 लाख पर ही टैक्स देना होगा, ये याद रखिएगा। चलिए 24 क्या बोल रहा है अभी? फॉर परचेज इन अ लिक्विड फंड इफ द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बिफोर 1:30 PM and funds are available for utilization, the application NAV is। मतलब अगर परचेज, मतलब अगर मान लीजिए पैसा कोई जो इन्वेस्टर है वो निकाल रहा है लिक्विड फंड में, तो और उसका जो एप्लीकेशन है 1:30 से पहले मिला है ना, मतलब रिक्वेस्ट आई है, तो उसकी एनएवी कैसे कैलकुलेट होगी? सेम डे पे, प्रीवियस डे पे, नेक्स्ट डे पे, या T+2 डेज ऑफ एनएवी? चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज बी, प्रीवियस डेज ऑफ एनएवी, राइट। लिक्विड फंड्स में अगर 1:30 से पहले अप्लाई किया है तो फंड हाउस के पास पहुंच गया है अगर, तो ये कल वाली मतलब पिछले दिन एनएवी मिलती है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 25 एन इन्वेस्टर कैन अपॉइंट अ मैक्सिमम ऑफ डैश नॉमिनीज इन अ म्यूचुअल फंड फोलियो। 1, 3 नॉमिनी, मतलब पूछ रहा है कि म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टर है अपने उसमें अगर नॉमिनी अपॉइंट करना चाहता है तो कितने सारे नॉमिनी? 1, 3, 10 या अनलिमिटेड? कितने नॉमिनी, मतलब मान लो इन्वेस्टर को कुछ हो गया, राइट, कुछ मतलब वो नहीं रहा इस धरती पर, तो उस जो उसका म्यूचुअल फंड में पैसा है वो किसको मिलेगा? उसको बोलते हैं नॉमिनी। द करेक्ट आंसर इज 10। याद रखिएगा, एक इन्वेस्टर अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट में मैक्सिमम 10 नॉमिनीज रख सकता है, राइट। एक पिता अपने 3 बच्चों को नॉमिनी बना सकता है, राइट। मान लीजिए मल्टीपल चाइल्ड है तो, या फिर कोई और हो सकता है उसके लिए भी। नंबर 26 क्या बोल रहा है देखिए? डैश इज अ फैसिलिटी दैट अलाउज इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स। अब देखिए ये बहुत इजी सवाल है। SIP, STP, OTM या SWP? द करेक्ट आंसर इज
ए SIP, राइट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। SIP is a rupee cost averaging by buying more units when prices are low, right। SIP के जरिए आप महीना महीना थोड़ा थोड़ा पैसा, जैसे मान लीजिए 500 हो गया या 1000 रुपया हो गया, इन्वेस्ट कर सकते हैं। Number 27, dash risk is the risk that borrowers या issuer will default on their interest on principal payment, है ना। किस तरह के रिस्क में borrowers जो है वो डिफॉल्ट करेंगे, मतलब पैसा नहीं देंगे, देयर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट। मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मतलब कब पैसा नहीं आएगा। मान लीजिए कोई लोन ले लिया है या फिर आपने पैसा लगा दिया, तो किस रिस्क के हिसाब से वो पैसा आपके पास नहीं पहुंचेगा, मतलब इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट। लिक्विड, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क या इन्फ्लेशन रिस्क। करेक्ट आंसर इज क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब है उधार वापस न मिलने का जो खतरा होता है, उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। विच हैपेंस व्हेन अ कंपनी दैट इशूड अ बॉन्ड फेल्स टू पे बैक द बोरोड मनी, मतलब कंपनी जो पैसा लिया है वो पैसा वापस नहीं दे रहा है, तो ये कब होगा, क्रेडिट रिस्क के हिसाब से। अगर किसी कंपनी ने म्यूचुअल फंड से लोन लिया और वो बैंकरप्ट हो गया या फिर हो गई, तो फंड को नुकसान होगा, राइट। इसीलिए बहुत सोच समझ के पैसा लगाया जाता है। 28 क्या बोल रहा है, द सेंसिटिविटी ऑफ द बॉन्ड प्राइसेस टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट इज मेजर्ड बाय, है ना। सेंसिटिविटी ऑफ द, मान लीजिए म्यूचुअल फंड की सेंसिटिविटी को चेक करना है कि म्यूचुअल फंड कितना सेंसिटिव है रिस्क के हिसाब से या फिर कोई और के हिसाब से। तो अगर उसकी वोलेटिलिटी देखनी है या फिर मार्केट का उसका परफॉर्मेंस देखना है, तो कैसे चेक किया जाता है, बीटा के हिसाब से, शार्पेयर रेशियो के हिसाब से, या मॉडिफाइड ड्यूरेशन के हिसाब से, या अल्फा के हिसाब से। चलिए बताइए द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन, सी। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का क्या मतलब होता है, शो हाउ मच बॉन्ड्स प्राइसेस विल चेंज इफ इंटरेस्ट रेट्स मूव अप या डाउन। तो ड्यूरेशन के हिसाब से बताना है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर बॉन्ड की कीमत कितनी गिर सकती है, राइट। अगर मान लीजिए ड्यूरेशन 5 साल है, तो 1% का इंटरेस्ट बढ़ने पर बॉन्ड की कीमत लगभग 5% गिर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 अब क्या बोला, देखिए द डैश मेजर्स द टोटल रिस्क ऑफ स्कीम बाय लुकिंग एट अ फ्लक्चुएशन इन इट्स रिटर्न। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो टोटल रिस्क है इस स्कीम में या किसी भी स्कीम में, उसका फ्लक्चुएशन मतलब कितना उठ सकता है, कितना नीचे जा सकता है, उसके हिसाब से क्या रिटर्न होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए यहाँ पे, और ऑप्शंस क्या दे रहे हैं, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा या ट्रैकिंग एरर। इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, चलिए बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग एक बार। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द वोलेटिलिटी, द हायर एसडी मींस द फंड्स रिटर्न vary a lot and it's a riskier, है ना। जो हायर वोलेटिलिटी मतलब होता है बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब कभी भी घट सकता है, कभी भी बढ़ सकता है ना। और उसका मतलब इस पे रिस्क भी है। जैसे आज मान लीजिए कोई अगर पैसा लगाया होगा उस तरह के मार्केट में, आज मान लीजिए लोगों ने लाखों करोड़ों लगा रखा है, अभी जो सिचुएशंस है वॉर के लिए या जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इसके कारण देखिएगा बहुत सारे मार्केट की हालत बहुत गिरी हुई है या फिर बहुत वोलेटाइल है, राइट। स्टैंडर्ड डिवीजन किसी के पहचान है या फिर जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डिवीजन उतना ज्यादा रिटर्न, या फिर जैसे बोलते हैं ना हाई रिस्क हाई रिटर्न। अब जैसे मान लीजिए हाई रिस्क भी तो है, ठीक है ना। अगर दो फंड्स 12% रिटर्न देते हैं जैसे मान लीजिए, पर एक का SD 5 है और दूसरे का 15, तो पहला फंड ज्यादा स्टेबल है या कम रिस्की है, जैसे उसका 5% है, लेकिन जिसका 15% है इसका मतलब उसका रिस्क जो है उसको ज्यादा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए 30 क्या बोल रहा है, द सेबी मैंडेट्स दैट म्यूचुअल फंड स्कीम्स मस्ट बी बेंचमार्क अगेंस्ट। सेबी के अनुसार म्यूचुअल फंड स्कीम में बेंचमार्क क्या बोलते हैं इसको, प्राइस रिटर्न इंडेक्स PRI, या टोटल रिटर्न इंडेक्स या TRI, इंटरेस्ट रेट इंडेक्स या निफ्टी 50 ओनली। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज
बी टोटल रिटर्न इंडेक्स TRI। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जरा। TRI includes both capital gains and the dividends earned from the stocks provided a fair comparison। इसका मतलब ये होता है TRI में शेयर की कीमत के साथ साथ मिलने वाले डिविडेंड्स भी जुड़े होते हैं जो सही परफॉर्मेंस दिखाता है। अगर मान लीजिए निफ्टी 10% बढ़ा है और 2% डिविडेंड मिला है तो TRI कितना होगा? 12% दिखाएगा, क्योंकि इसमें कैपिटल गेन और डिविडेंड दोनों को जोड़ दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 31 क्या बोल रहा है? डैश इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्कीम एक्चुअल रिटर्न एंड इट्स ऑप्टिमल रिटर्न बेस्ड ऑन इट्स बीटा। इनमें चारों में से क्या पूछ रहा है? एक क्या वो उसको दर्शाता है, कौन सा इसमें ऐसा इंडिकेटर है जो वो बताता है कि डिफरेंस बिटवीन द स्कीम और एक्चुअल रिटर्न के हिसाब से? अल्फा, शार्पे रेशियो, बेटा या फिर वेरिएंस? द करेक्ट आंसर इज अल्फा, राइट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अल्फा इज द एक्सेस रिटर्न जनरेटेड बाय द फंड मैनेजर अबव द बेंचमार्क रिटर्न। मतलब जितना बेंचमार्क रिटर्न था उससे ज्यादा वो एक्सेस रिटर्न जनरेट किया है। पॉजिटिव अल्फा ऑलवेज गुड होता है। अल्फा का मतलब होता है फंड मैनेजर ने इंडेक्स से कितना एक्स्ट्रा कमा करके दिया है। अगर इंडेक्स में 10% दिया और फंड ने 12%, तो अल्फा 2% का हो गया। ठीक है, एक अच्छा फंड, याद रखिएगा, एक अच्छा फंड मैनेजर मार्केट के गिरने पर भी रिटर्न निकाल लेता है, राइट। मतलब निकलने से पहले ही निकाल लेगा वो रिटर्न, या फिर समझ जाएगा वो। इसको कहते हैं अल्फा। अब नंबर 32 क्या बोल रहा है? अ डैश पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हाइल अ डैश पोर्टफोलियो टेक्स एडवांटेज ऑफ शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, वैल्यू, कोर सैटेलाइट, इक्विटी, डेट या फिर एक्टिव पैसिव। अब कौन सा आंसर करेक्ट होगा बताइए इसमें ऑप्शंस में से? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, कोर या सैटेलाइट, राइट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोर शुड बी 70-80% ऑफ योर पोर्टफोलियो। मतलब जो आपको सेफ्टी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो आपका 70 से 80% जो पोर्टफोलियो है वो कोर के हिसाब से। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जो अपने लक्ष्य के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपने 5 साल का कुछ लक्ष्य बनाया है या 10 साल का लक्ष्य बनाया है, उसके हिसाब से वो जो आपका पोर्टफोलियो होगा वो कोर 70 से 80% जो उसका पैसा उसी में लगना चाहिए, राइट। सैटेलाइट का मतलब होता है जो छोटा हिस्सा जिसमें आपने रिस्क लेकर कुछ ना कुछ मान लीजिए एक्स्ट्रा लगाने का सोचा है या फिर कमाई करने का सोचा है, तो वहां आपका डाइवर्सिफाइड फंड्स कोर होता है। और सेक्टर फंड, जैसे मान लीजिए आपका फार्मा इंडस्ट्री में मान लीजिए खूब जोर बढ़ रहा है, तो फार्मा इंडस्ट्री में अगर लगा देते हैं तो वो हो गया आपका सैटेलाइट, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। Number 33, chasing past performance alone while selecting a fund is risky because past performance मतलब जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं कि पुराने फंड का जो ये फंड का पुराना परफॉर्मेंस चेक करते हैं, तो ये कभी कभार रिस्की हो सकता है। क्यों? इसमें चारों ऑप्शंस बता रहा है, बताइए कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। पढ़िए फटाफट। पास्ट रिटर्न्स आर गारंटेड फॉर द फ्यूचर। winners of one year may not be winner of next year, ऐसा भी होता है। high return always means low risk। SEBI forbids looking for past return। SEBI इसको मना करता है कि पास्ट में जो हुआ है। अब देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? विनर्स ऑफ वन ईयर मे नॉट बी विनर्स ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मान लीजिए इस साल कोई फंड बहुत हुआ है, मार्केट सर क्या साइक्लिकल, मतलब साइक्लिक हिसाब से चलता है। अ फंड दैट did well last year might be in a sector that is about to slow down, right? सिर्फ पुराने रिटर्न को देख करके फंड का लेना एक गलत है, क्योंकि जो फंड पिछले साल टॉप पर था वो अगले साल नीचे भी जा सकता है। ऐसा होता रहता है। जैसे मान लीजिए 2020 में आईटी फंड बहुत अच्छे चले थे, लेकिन अभी का हालत देख लीजिए आईटी फंड्स का, बहुत काफी नीचे गिर गए हैं, राइट। तो उस वक्त सोचा होगा कि नहीं भाई पुराने पास्ट के हिसाब से अभी हम लेते हैं, तो अभी के हिसाब से वो फिर नीचे चला गया है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। Number 34,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइवर्सिफिएबल रिस्क? ऐसा कौन सा है चारों में से नीचे कि जो कि डाइवर्सिफाई मतलब उसमें रिस्क नहीं है या फिर रिस्क डाइवर्सिफिकेशन से थोड़ा दूर है वो? कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क, सेक्टर रिस्क या क्रेडिट रिस्क ऑफ वन इशूअर? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सिस्टमेटिक या मार्केट रिस्क। अब देखिए इसको जरा समझ लेते हैं। मार्केट रिस्क is systematic above all stocks. You cannot escape it by buying more stocks. मार्केट रिस्क या सिस्टमेटिक रिस्क पूरे बाजार के लिए होता है। इससे जो सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन से दूर नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मार्केट में आप याद होगा कुछ साल पहले कोविड आया था, तो भले ही आप जितना ही फंड को डाइवर्सिफाई करे होंगे, पूरा का पूरा मार्केट इफेक्टेड था, राइट? तो शेयर्स या कंपनी के जो फंड्स थे वो गिरने लगे थे, राइट? तो कोई कितना ही आप डाइवर्सिफाई कर लो, उसमें कोई बचेगा नहीं, राइट? Number 35, the grandfathering date of equity LTCG tax is. अब ये पूछ रहा है कि ग्रैंडफादरिंग का डेट क्या था? हम चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? द करेक्ट आंसर इज बी, January 31, 2018. To protect gold gains, SEBI tax laws said gains before January 31, 2018 will not be taxed when the tax 10% was introduced. चलिए आगे चलते हैं 36 पे। In a transaction, an investor redeems from one scheme and simultaneously purchases into another scheme of the same fund house. कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें इन्वेस्टर क्या करता है, एक पैसे को वहां से निकालता है और दूसरे स्कीम में लगा देता है, फिर पैसा परचेज कर लेता है? अब उस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं, कौन सा ट्रांजैक्शन बोलते हैं? इन चारों में से कौन सा सही है ये बताइए। मतलब एक जगह से पैसा निकाला, दूसरे में पैसा डाल दिया, ऐसा क्या बोलते हैं उसको? एसआईपी बोलते हैं, एसडब्ल्यूपी बोलते हैं, स्विच बोलते हैं या ओटीएम बोलते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्विच बोलते हैं, स्विच बोलते हैं, राइट? अ स्विच इज अ इंटर ट्रांसफर बिटवीन स्कीम्स। एक स्कीम से पैसा निकालकर और तुरंत दूसरी स्कीम्स में डालने को बोलते हैं। मान लीजिए किसी स्कीम का परफॉर्मेंस सही नहीं है या फिर हमको लग रहा है कि नहीं ये स्कीम अच्छा हो, तो हम क्या करते हैं, स्कीम से निकाल करके पैसा दूसरी जगह डाल देते हैं, उसी को बोलते हैं स्विच या स्विचिंग करना। 37, a time stamping machine at an official point of acceptance is issued to, किसको ये इशू किया था टाइम स्टैम्पिंग मशीन? प्रिंट यूनिट सर्टिफिकेट्स कब यूज होता है, या डिटरमिन द एप्लीकेबल एनएवी ऑन रिसिप्ट टाइम, कैलकुलेट द एक्सपेंस रेशियो या रिकॉर्ड द इन्वेस्टर्स एड्रेस? कौन सा आंसर करेक्ट होगा? द करेक्ट आंसर इज बी, डिटरमिन द एप्लीकेबल एनएवी बेस्ड ऑन रिसिप्ट टाइम। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टैम्प रिकॉर्ड द एग्जैक्ट टाइम। जैसे स्टैंपिंग होती है, जैसे मान लीजिए पावती होती है जिसको, जैसे मान लीजिए स्टैंप लगाता है कि भाई उसका कब हम उसका खरीद या बिक्री हुआ, तो उसका रिकॉर्डिंग होती है, राइट? उसी के हिसाब से वो डेट और टाइम उसमें रिकॉर्ड किया जाता है एग्जैक्ट टाइमिंग के हिसाब से। वेदर जैसे मान लीजिए आज का हो या फिर पिछले माने कल का हो, ऐसी एनएवी के हिसाब से वो कैलकुलेशन किया जाएगा। 38 क्या बोल रहा है? डैश इज द मैंडेटरी एलोकेशन ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स इन अ लार्ज एंड मिड कैप फंड। 25%, 35%, 35, 50 या 65? चलिए बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 35%। लार्ज एंड मिड कैप फंड में कम से कम 35 और लार्ज और 35 मतलब मिड कैप में होना चाहिए। ये आपका एक इंस्ट्रक्शन है बाय सेबी। चलिए 39, हु अपॉइंट्स द ट्रस्टी ऑफ अ म्यूचुअल फंड? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है और आपको जानकारी होना चाहिए। ट्रस्टी जो है म्यूचुअल फंड में कौन अपॉइंट करता है? सेबी, स्पॉन्सर, इन्वेस्टर या आरबीआई? द करेक्ट आंसर इज द स्पॉन्सर। द स्पॉन्सर क्रिएट्स द ट्रस्ट एंड अपॉइंट्स द इनिशियल ट्रस्टीज, राइट? स्पॉन्सर ही ट्रस्टी को नियुक्ति या अपॉइंटमेंट देता है।
नंबर 40, द मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो ऑफ इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में जो टीईआर होता है उसके बारे में पूछ रहा है, ऑफ डेली नेट एसेट्स कितना है। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 0.90, 0.50, 1% या 2%? द करेक्ट आंसर इज 0.90 ए, राइट। इंडेक्स फंड्स की फीस कम होती है, इसीलिए सेबी ने इसको 0.9% तक लिमिट किया है, क्योंकि ये पैसिव है, राइट। नंबर 41, व्हाट इज द लॉक इन पीरियड ऑफ यूनिट्स ऑफ एन ईएलएसएस फंड। अब लॉक इन पीरियड क्या है, कितना है ईएलएसएस फंड्स के लिए? 1 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल? चलिए बताइए। नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज बी, 3 इयर्स। याद रखिएगा, ईएलएसएस में 3 साल तक पैसा ब्लॉक रहता है, आप उसे निकाल नहीं सकते। तो इसलिए किसी को भी आप अगर ईएलएसएस का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसको आप बिल्कुल इस चीज को अवगत करा दीजिए, या फिर ध्यान में दिला दीजिए, या फिर उसको बता देना है, राइट। नहीं तो फिर अगर इधर उधर मिस सेलिंग होगा तो पकड़े जाएंगे आप। 42, KYC is mandatory for dash investors in mutual funds, only large, only NRI, all या only institutional? ये तो देखिए बहुत इजी सवाल है, चलिए बताइए क्या होगा। ऑल, सारे इन्वेस्टर्स को KYC मैंडेटरी है, राइट। हर एक इन्वेस्टर, चाहे वो 500 रुपए लगा रहा है या फिर 5 करोड़ लगा रहा है, इसको याद रखिएगा। Number 43, redemption proceeds can be transferred to investors within dash business days under normal circumstances. मतलब रिडेंशन मतलब जो अगर कोई पैसा निकालना चाह रहा है इन्वेस्टर, तो उसका जो ये ट्रांसफर जो पैसा है वो कितने दिन में हो जाना चाहिए? 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन? कितने बिजनेस डेज पूछ रहा है ना। वर्क जो हॉलीडेज के हिसाब से नहीं, बिजनेस डेज। चलिए बताइए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज 3, राइट। एज पर सेबी के हिसाब से ये टाइमलाइन दिया गया है कि फंड्स मस्ट पे आउट रिडेम्पशन पॉसिबली या प्रॉम्प्टली T+2, मतलब या फिर T+3 डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम टाइप। पैसा निकालने का वो बोलते हैं रिडेम्पशन, पर फंड हाउस को ज्यादातर करके 3 बिजनेस डेज के अंदर पैसा देने का होता है, ये याद रखिएगा। नंबर 44, अ डैश इज अ पोर्टफोलियो क्रिएटेड टू सेपरेट illiquid या defaulted debt assets from the healthy assets of a scheme। इसमें पूछ रहा है कि एक कौन सा ऐसा पोर्टफोलियो है जिसको क्रिएट किया जाता है illiquid या defaulted debt assets में, healthy assets में लाने के लिए, from the healthy assets। A, B, C, D। करेक्ट ऑप्शन इज, बताइए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज डी, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। अब सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। ऑल्सो कॉल्ड साइड पॉकेटिंग, इट प्रिवेंट्स पैनिक रिडेम्पशन फ्रॉम हर्टिंग द एंटायर फंड। अगर कोई बॉन्ड डूब जाता है या डूब जाए तो कोई उसे बाकी अच्छे बॉन्ड से अलग कर दिया जाता है, इसको सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो कहते हैं। 45, Sharpe ratio uses dash at as a measure of risk। Sharpe रेशियो किस तरह के रिस्क को मेजर करता है? बीटा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन या ट्रैकिंग एरर? सी, करेक्ट आंसर इज सी, या करेक्ट। सो क्या बताता है ये? इट कैलकुलेट्स रिटर्न पर यूनिट ऑफ टोटल रिस्क और स्टैंडर्ड डेविएशन। नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। मतलब क्या पूछ रहा है, इन चारों में से कौन सा एडवांटेज नहीं है, मतलब जो फायदा नहीं देता है म्यूचुअल फंड? प्रोफेशनल मैनेजमेंट, लिक्विडिटी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल या फिर पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स। अब ये देखिए थोड़ा सा समझने वाला सवाल है। इन चारों को में से देखिए, इसको ऐसे करके समझिएगा या ऐसे हैंडल करिएगा कि कौन सा चीज गलत हो सकता है, इसको बोलिए कि जो म्यूचुअल फंड नहीं देता है। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है? द करेक्ट आंसर इज डी, पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन। उसका कस्टमाइजेशन का मतलब होता है यू कैन नॉट टेल द फंड मैनेजर कि भाई हमें तो ऐसा 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 चाहिए। हाँ, अगर आप पीएमएस
के लिए हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो सर्विसेज, जैसे मान लीजिए जो बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये पीएमएस ऑप्शंस दिया जाता है, जहां पे वो अपना अपना जो फंड है वो बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ये सुविधा नहीं होती। कस्टमाइज मतलब उनके हिसाब से बना देना पोर्टफोलियो, राइट, या फिर स्कीम को ऑल्टरेशंस कर देना। 47 इन द ग्रोथ ऑप्शन ऑफ द स्कीम द प्रॉफिट्स आर, ग्रोथ ऑप्शंस में कौन कौन से जो ऑप्शंस होते हैं प्रॉफिट के लिए, पेड आउट एज डिविडेंड, रीइन्वेस्टमेंट, kept as a separate bank account या given back to the sponsor। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, reinvested into the scheme, राइट। ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है कि वो जो प्रॉफिट आती है उसमें से वापस उसी चीज को इन्वेस्ट कर दिया जाता है ताकि आपका पैसा और बढ़े और एनएवी बढ़ती जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 48 क्या पूछ रहा है? डैश इज द प्रोफेशनल फी चार्ज बाय द एएमसी फॉर मैनेजिंग द मनी। इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? जो प्रोफेशनल फी चार्ज की जाती है, बताइए क्या क्या होगा करेक्ट आंसर? थोड़ा दिमाग लगाइए, बिल्कुल आप अगर पढ़े होंगे किताब को तो बिल्कुल बोल पाइएगा। द करेक्ट आंसर इज बी, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फी, राइट। दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेंस रेशियो दैट गोज टू द एएमसी। एएमसी जो पैसा मैनेज करते हैं और उसकी मैनेजमेंट करने के लिए एक फीस ली जाती है, राइट, उसी को मैनेजमेंट या एडवाइजरी फीस बोलते हैं। 49 gold ETFs are backed by dash held in the safe custody, A digital gold, B gold mining shares, C physical gold या D silver। यहां पूछ रहा है गोल्ड ETF में कौन से सेफ कस्टडी होते हैं इनमें चारों में से? द करेक्ट आंसर इज फिजिकल गोल्ड 99.5% प्योरिटी, राइट। डिजिटल गोल्ड मत लिख दीजिएगा उसमें। आजकल में आप जैसे मार्केट में या फिर न्यूज में या फिर बहुत सारे चीज डिजिटल गोल्ड है, ठीक है, ये कंफ्यूजन किया हुआ सवाल था। फॉर एवरी यूनिट ऑफ गोल्ड ETF द फंड हाउसेस बाइज एंड स्टोर सेपरेट रियल फिजिकल गोल्ड, राइट। इसलिए बोला जाता है कि ETF में इन्वेस्टमेंट किया जाए। आप देखोगे बहुत सारे चैनल्स हैं या फिर बहुत अच्छे अच्छे न्यूज के जो चैनल्स हैं उसमें आपको दिखाया जाता है ये सब चीजें। गोल्ड ETF मैंने हर यूनिट के पीछे फंड हाउस से असली सोना फिजिकल गोल्ड खरीद में रखता है। नंबर 50, if an investor is not satisfied with the response of AMC they can approach। अब अगर इन्वेस्टर जो है वो फंड हाउसेस से या फिर AMC से अगर वो माने संतुष्ट नहीं है तो वो क्या कर सकता है, क्या करेगा? कहाँ जाएगा वो? एमफी में जाएगा, आरबीआई में जाएगा, सेबी में जाएगा वाया स्कोर्स, या फिर पुलिस के पास जाएगा? क्या करेगा? मान लीजिए किसी इन्वेस्टर के साथ कुछ भी चीज हो गया या फिर उसका कोई बात नहीं सुन रहा है, राइट, तो कहाँ जाएगा वो? अभी अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कशन किया भी था इनिशियली क्वेश्चंस में, राइट। चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, है ना, सेबी वाया स्कोर्स, राइट। ये हमने डिस्कस भी किया था अभी। सेबी इज अ फाइनल अथॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवांसेस। ग्रीवांसेस मतलब जहां पे कस्टमर का या फिर इन्वेस्टर का दुख दर्द सुना जाता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर के, राइट। अगर म्यूचुअल फंड आपकी बात नहीं सुन रहा है उसमें कोई, तो इन्वेस्टर के पास ऐसा ऑप्शन है कि वो सेबी के पास जाके अपनी बात बोल सकता है वाया स्कोर्स। स्कोर्स वो पोर्टल है। चलिए ये 50 क्वेश्चंस तो हो गए, राइट। तो आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूं पहली बार, है ना, क्योंकि आपने 50 क्वेश्चंस यहां तक कंप्लीट कर लिया, राइट। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। 50 क्वेश्चंस एक लगातार रहना, मोटा मोटी हम लोग 1 घंटे का टाइम हम लोग ले चुके हैं। ये कोई बात नहीं है, ठीक है। आपका एग्जाम्स तो 2 घंटे का होता है, तो हाफ टाइम में आप 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है? आप अपने स्कोर को चेक करिए, स्कोर को ऐड करिए, राइट, कि मैंने आपको जो बताया और आपने जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से कितना आपको मिला। ये नोट करिए कि आप कौन कौन से एरियाज में आप वीक हैं, आपको पता चल गया होगा। और इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैंने आपको बताया, या फिर आपको लगता है कि हाँ मेरे स्कोर्स यहाँ कम है तो मेरे पास ये कॉन्सेप्ट
क्लियर नहीं है, राइट? ये चीज ऑलवेज याद रखिएगा मेरे स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस और रिवीजन का मतलब ही है सक्सेस। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, है ना, रिवीजन कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, दोनों का आपको निचोड़ होना चाहिए, दोनों का आपको आपको जरूरत पड़ेगा, राइट है। और एनएसएम आपको पास करना है तो दोनों की मदद आपको लेनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको इतने सारे फ्रॉम 1 to 50 क्वेश्चन ये बताने में बहुत समय लगता है और बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी भी लगती है। देखिएगा मेरे वीडियोस काफी दिन के बाद आए, मैं भी काफी व्यस्त रहता हूँ और है ना, काफी कुछ बनाता रहता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको सक्सेस पाना है एनएसएम में तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस करिए और उसके साथ रिवीजन भी करते रहिए और बार बार देखिए वीडियो को, कोई इशू नहीं है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब ये मुझे बताइए, आप अगर स्कोर नोट कर लिए होंगे तो कितने स्कोर आपके आए? आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं कि हाँ मेरा सर स्कोर इतना आया। अगर आपका 45 से 50 तक का स्कोर आया तो बहुत एक्सेलेंट आपका प्रिपरेशन है, ये ध्यान दीजिए। अगर आपका 40 से 44 तक का स्कोर है तो आप एग्जाम्स के लिए रेडी है। देखिए मिनिमम तो 50 चाहिए, लेकिन अगर आपका 40-44 भी आ रहा है तो मोटा मोटी आप एग्जाम्स के लिए लेवल पे तो रेडी है। थोड़ा सा मेहनत आपको और करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको। मान लीजिए आपको पास करने के लिए 50 चाहिए तो आपको और थोड़ा 6-7 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए ट्राई करिए, बिल्कुल आप आराम से निकल जाइएगा, ठीक है। 35 से अगर 39 तक आ रहा होगा तो आपको बहुत रिवीजन की दरकार है। देखिए मैं आपको मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, वो कमेंट करते हैं कि सर मुझे ये मिला हुआ, मुझे ऐसा मिल रहा है, क्यों बार बार ऐसा क्यों मिल रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर बुक को नहीं पढ़ते हैं, आपका कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस मत करिए इधर से, लेकिन डायरेक्टली अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोई फायदा होगा नहीं, राइट। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर आपको मॉक टेस्ट से रिवीजन करिए। और आपका अगर 35 से बिलो अगर आ रहा है, राइट, मतलब अभी जो हमने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किया, तो फिर आपको बहुत 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 ज्यादा जरूरत है कि प्रैक्टिस करने की, ठीक है। तो आप अपने लेवल को भी समझिए और उस सबसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हाँ एक चीज और, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके जो भी स्कोर आए होंगे इस मॉक टेस्ट के हिसाब से, आप बिल्कुल मुझे स्कोर लिख सकते हैं ताकि मैं भी जान जाऊं कि मेरे स्टूडेंट्स कितने एफिशिएंट है या फिर कितने स्कोर आपको मिला है, ठीक है। अब देखिए सक्सेस का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एनआईएसएम में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया है, मैं आपको बताया था ना कि बहुत आपको सक्सेस का फॉर्मूला दूंगा। तो सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? लर्न, पहले तो आप किताब पढ़िए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, उस किताब से लेकर के भाई मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, जहां पे गलती हो रही है फिर उसको रिवीजन करिए, और फिर आपका एनआईएसएम का एग्जाम अपना आराम से क्लियर हो जाएगा और आप चैंपियन बन जाएंगे, राइट। ये चीज याद रखिएगा, ऑलवेज मायूस नहीं होना है। मान लीजिए आप एक बार एग्जाम में फेल हो गए, कोई बात नहीं, एवरी एक्सपर्ट वाज वंस अ बिगिनर, ये याद रखिएगा लाइन, है ना। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, राइट। अब देखिए हम लोग आ गए वीडियो के अंत में। तो आप बताइए कमेंट करके, क्या ये वीडियो आपको मॉक टेस्ट जो आपने अभी देखा इस वीडियो के माध्यम से, क्या आपको ये मॉक टेस्ट हेल्प मिला? अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, राइट, और मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, राइट। और अगर ये वीडियो आपको कहीं भी किसी सूरत से आपको अच्छा लगा होगा, हेल्प लगा होगा, हेल्पफुल वैल्यूएबल लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स और जितने भी कलीग्स होंगे आपके पास, या फिर वो भी स्ट्रगल कर रहे होंगे या फाइनेंशियल के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आप उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, राइट। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि वंस आप अगर एग्जाम पास कर ले तो आप इस कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना एग्जाम का पासिंग स्कोर भी आप डाल सकते हैं, राइट। आने वाले समय में मैं आपको बहुत सारे और वीडियोस आने वाला हूँ। ये मैं आपको एक वॉच लिस्ट दे रहा हूँ कि एनएसएम 5A का मॉक टेस्ट का सेट 2, जैसे आज आपका सेट 1 हुआ, ये सेट 2 2026 का सेट 2 आएगा, उसमें भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे। टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट बन रहा है, वो भी मैं आपको अपलोड करूंगा इसमें। एनएसएम 5A का वन शॉट रिवीजन एक है, आप जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम है एक दिन 2 दिन बाद, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, इसके हिसाब से मैं कुछ बना रहा हूँ। और म्यूचुअल फंड के बेसिक्स इन हिंदी, जैसे मान लीजिए कुछ टर्म्स है, कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कुछ वर्ड्स है, उसको भी मैं कुछ आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो मेरे बारे में आप जान गए होंगे, मेरा नाम रजनीश पांडे है। और अगर आपको लगता है कि कोई आपको बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में आप हैं
और आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर आपको कोई जानकारी चाहिए, देखिए मेरा तो एक्सपीरियंस 20 साल से ऊपर हो गया है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में, और मैं एक्स बैंकर हूँ, काफी सारे बड़े बड़े बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक्स में काम किया हूँ। इतने सालों से करीब करीब 10-15 साल से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में हूँ, काफी सारे गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और नेशनलाइज्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक, काफी सारे बैंकों में ट्रेनिंग भी दिया हूँ, बैंकों में, एनबीएफसीज में, एमएफआई या माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में, राइट। तो आपको अगर लगता है कि आपको बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से कुछ भी अगर गाइडेंस चाहिए होता है, आपको जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के, या फिर कुछ भी आपको लगता है कि नहीं आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर कोई भी आपको हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे अच्छा लगेगा कि मैं किसी के काम आ सकता हूँ, राइट। चलिए, तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बेस्ट विशेस फॉर योर एनएसएम एग्जाम। आप लर्न करिए और लीड करिए टुमारो। और किसी भी इस तरह के वीडियोस को, चाहे वो बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, सेल्स हो या फिर करियर गाइडेंस हो, इस तरह के चीजों को अगर आपको जानना है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।